नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार। द यूनिक क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग झारखंड की भौतिक स्वरूप के बारे में चर्चा करेंगे। झारखंड की भौतिक स्वरूप पढ़ने से पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि झारखंड की भौतिक स्वरूप का मतलब क्या होता है। तो आपको हम एक लाइन में इसका डिफिनेशन देना चाहें तो झारखंड के अलग अलग स्थल आकृतियों के बारे में अध्ययन करना ही झारखंड की भौतिक स्वरूप कहलाता है। चीज़ों को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। झारखंड के अलग अलग स्थल आकृतियों के बारे में अध्ययन करना ही झारखंड की भौतिक स्वरूप कहलाता है। जैसे देखिएगा कि इसी राज्य में पारसनाथ जैसे पहाड़ भी हैं, तो इसी राज्य में दामोदर जैसी घाटी भी है। देखिए, इसी राज्य में पारसनाथ जैसे ऊंचे पहाड़ भी हैं, स्थित हैं, और इसी राज्य में दामोदर जैसी घाटी भी स्थित है। तो एक ही राज्य में अलग अलग आकृति देखने को मिलती है, इसलिए इसका हम डिफिनेशन इसलिए ऐसा बोले कि झारखंड की अलग अलग आकृतियों के बारे में, झारखंड की अलग अलग स्थल आकृतियों के बारे में अध्ययन करना ही झारखंड की भौतिक स्वरूप कहलाता है। तो ये अलग अलग आकृति हुई ना, और ये अलग अलग आकृति के बारे में ही तो हम लोग अध्ययन करेंगे कि इसकी ऊंचाई कितनी है, ये कहाँ स्थित है, ये सारी चीज़ें के हम लोग बारे में पढ़ते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ता है झारखंड की भौतिक स्वरूप। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। झारखंड की भौतिक स्वरूप को 4 भागों में विभक्त किया गया है, 4 भागों में बांटा गया है। जैसा कि देखिए, पहला है पाट क्षेत्र। पाट क्षेत्र, जैसा कि आपको पता है कि पाट क्षेत्र झारखंड का सबसे ऊंचा क्षेत्र है अगर पारसनाथ पहाड़ को छोड़ दिया जाए तो। पाट क्षेत्र को पश्चिम पठार के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा है रांची पठार, तीसरा है हजारीबाग पठार। हजारीबाग पठार को 2 भागों में बांटा गया है, निचला हजारीबाग पठार, ऊपरी हजारीबाग पठार। ऊपरी हजारीबाग पठार की ऊंचाई समुद्र तल से ज़्यादा है, 600 मीटर है, और आपकी निचली हजारीबाग पठार की ऊंचाई 450 मीटर है। चौथा है आपका राजमहल की पहाड़ियाँ। राजमहल की पहाड़ियाँ, यही लावा का उद्गार हुआ था, झारखंड में यही लावा का उद्गार हुआ था, तो राजमहल की पहाड़ियाँ है जो चौथा है। ठीक है। पाट क्षेत्र क्या है? पाट क्षेत्र के बारे में हम लोग देखेंगे कि पाट क्षेत्र का नाम पाट क्षेत्र क्यों पड़ा। देखिए, पाट क्षेत्र में बहुत ऐसे छोटे छोटे पठार हैं, और छोटे छोटे पठार के ऊपरी भाग समतल है, और इस समतल भूमि को क्षेत्रीय भाषा में पाट कहा जाता है। क्षेत्रीय भाषा में इस समतल भूमि को पाट कहा जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा पाट क्षेत्र। चीजें आप लोग समझिएगा कि पाट क्षेत्र में बहुत ऐसे छोटे छोटे पठार हैं, और इस छोटे छोटे पठार के ऊपरी भाग जो है वो समतल है, और इस समतल भूमि को क्षेत्रीय भाषा में पाट कहते हैं, इसलिए इसका नाम पाट क्षेत्र पड़ा। मैप के माध्यम से आप लोग समझिएगा। पाट जो क्षेत्र है ये यहाँ आपका लोहरदग्गा है। लोहरदग्गा से दक्षिणी पलामू तक पाट क्षेत्र का एरिया आता है। यहाँ देखिए, ये हम आपको यहाँ दर्शाने की कोशिश की है, ये पाट क्षेत्र है। देखिए, पाट क्षेत्र है। पाट क्षेत्र से बहुत ऐसी नदियाँ निकलती है जो इधर प्रवाहित होती है, क्योंकि यह ऊंचा स्थल है। ये ऊंचा स्थल होने के कारण नदियाँ इधर नहीं बह सकती है, ये नदियाँ इधर ही बहती है, क्योंकि रांची पठार के तुलना में पाट क्षेत्र की ऊंचाई अधिक है। ठीक है। चीज़ों को पॉइंट टू पॉइंट लिखवाए हैं, आप यहाँ देखिएगा। दक्कन लावा प्रवाह के द्वारा ही पाट क्षेत्र का निर्माण हुआ। यहाँ क्या होता है, हम आपको कल भी बताए थे कि प्लेटों के टकराव के कारण ऐसी भूमि का निर्माण होता है। प्लेटों के टकराव के कारण ऐसी भूमि का निर्माण होता है। जो हल्की प्लेटें होती है वो ऊपर की ओर उठ जाती है, और नीचे जो प्लेटें होती है वो अंदर चली जाती है। ठीक है। और ये उठी हुई प्लेटों के कारण ही पाट क्षेत्र जैसे क्षेत्र का निर्माण होता है। यह क्षेत्र लोहरदग्गा से दक्षिण पलामू का तक फैला हुआ है। चीज़ों का आप लोग यहाँ सही कर लीजिएगा। यह क्षेत्र लोहरदग्गा से दक्षिणी पलामू तक फैला हुआ है। यह झारखंड का सबसे ऊंचा क्षेत्र है। देखिए,
बताएं आपको भी कि झारखंड का अगर सबसे ऊंचा क्षेत्र बोला जाए तो पाट क्षेत्र है, अगर पारसनाथ पहाड़ को छोड़ दिया जाए तो। नहीं तो अगर डायरेक्ट बोला जाए कि झारखंड का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन है तो पारसनाथ पहाड़, और अगर पारसनाथ पहाड़ को छोड़ दिया जाए तो पाट क्षेत्र ही है। और पाट क्षेत्र के अंतर्गत आपको पता है कि लोहरदगा से दक्षिणी पलामू तक का सारा जो एरिया आता है वो पाट क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसकी ऊंचाई 900 मीटर है। इसकी ऊंचाई मतलब समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 900 मीटर है। और यहाँ कुछ कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसकी ऊंचाई 900 मीटर से भी अधिक है, जिसे अपवाद में रखा गया, जैसे नेतरहाट पाट, गणेशपुर पाट। देखिए नेतरहाट पाट 1180 मीटर ऊंचा है, गणेशपुर पाट 1171 मीटर ऊंचा है। नेक्स्ट पॉइंट है, पाट क्षेत्र का आकार त्रिभुजाकार है। देखिए ये तो आपको दिख रहा है ना, त्रिभुजाकार ही है, ट्रायंगल शेप का आपको ये चीज़ें दिख रही है। देखिए ये ट्रायंगल शेप का दिख रहे हैं, त्रिभुजाकार दिख रही है। इस क्षेत्र में ऊपरी भाग को टांड तथा निचली भाग को दोन कहा जाता है। देखिए ऊपरी भाग को आप भी अपने यहाँ अगर देखते होंगे तो ऊपरी भाग खेत के मान लिया जाए, दोन जो यहाँ बोला जा रहा है, ऊपरी भाग को हम लोग टांड कहते हैं और जो निचला स्थल होता है उसे हम लोग खेत कहते हैं। खेत, यहाँ खेत को दोन बोला गया है, ठीक है। दोन में नमी की मात्रा अधिक होती है, जिस तरह से आपके खेत में नमी की मात्रा अधिक होती है, टांड में नमी की मात्रा कम होती है ना। तो जिस तरह से यहाँ दोन बोला गया, दोन को आप सीधा सीधा खेत समझिए, गड्ढा समझिए, और टांड को तो आप लोग समझते ही हैं। तो कहने का मतलब है कि पाट क्षेत्र के ऊपरी भाग को टांड कहते हैं और निचले भाग को दोन कहते हैं। दोन को आप लोग खेत के रूप में भी समझ सकते हैं। इसमें नमी की मात्रा अधिक होती है, जैसा कि खेत में होता है, खेत ही तो है ये। इस क्षेत्र से बहुत सारी नदियां निकलती है, जैसा कि हम आपको बताएं, तथा इसी क्षेत्र में 12वें का मैदान है। देखिए इस क्षेत्र से बहुत ऐसी नदियां निकलती है, बहुत ऐसी नदियां निकलती है, और ये नदियां सारी के सारी, ये सारी नदियां इधर बहती है, क्योंकि ये सबसे ऊंचा क्षेत्र है। और ये सबसे ऊंचा क्षेत्र होने के कारण ये नदियां इधर नहीं बहती, ये नदियां इधर बहती है। इसी क्षेत्र में 12वें का मैदान है, जिसका आकार तस्तरी नुमा है। 12वें का मैदान इसी क्षेत्र में स्थित है, जिसका आकार तस्तरी नुमा है। पाट क्षेत्र में मुख्यतः बक्साइड, चाइना क्ले, लिग्नाइट पाए जाते हैं। ये हम आपको खनिज बताएंगे, उसमें भी बता देंगे, लेकिन आप इस चीज़ को रफ में यहाँ देख लीजिएगा कि पाट क्षेत्र में मुख्यतः बॉक्साइड, चाइना क्ले, लिग्नाइट पाए जाते हैं। देखिए अब रांची पठार के बारे में चर्चा करेंगे। आपको बता दें पहले, देखिए ये रांची पठार जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये आपका रांची पठार है ना। ये जितने इसके अंतर्गत जिले आते होंगे, या तो आपका खुट्टी है, खुट्टी, गुमला, ये सारी जो आपके जिले आ रहे हैं ये रांची पठार के अंतर्गत आ रहे हैं। ये रांची पठार जो था, पहले रांची पठार और आपका ये हजारीबाग पठार यहाँ से कट रहा है, ये और ये, इसके ऊपर जो है सारा का सारा ये आपको हजारीबाग का पठार दिख रहा है। ये हजारीबाग पठार और रांची पठार दोनों एक ही पठार हुआ करते थे, लेकिन जब दामोदर घाटी का निर्माण हुआ तो ये दामोदर नदी ये पठार को दो भागों में बांट दी, और इसी को हम लोग आज रांची पठार के नाम से एक को जानते हैं और एक को हजारीबाग पठार के नाम से जानते हैं। देखिए चीज़ों को हम यहाँ लिखवा दिए हैं। रांची और हजारीबाग पठार का निर्माण काल एक ही है, एक ही काल है और एक ही थे, लेकिन दामोदर घाटी की धारा इन्हें दो भागों में बांट दी। दामोदर घाटी आपको पता है कि दामोदर नदी ऐसे बही है, इसी के कारण रांची पठार अलग हो गया और हजारीबाग का पठार अलग हो गया। देखिए रांची पठार का विस्तार खुट्टी, लोहरदगा, रांची, गुमला जिला में है। ये रांची पठार बोलें तो आपके दिमाग में ये सारे जिले आ जाना चाहिए कि रांची पठार के अंतर्गत खुट्टी भी आ रहा है, लोहरदगा भी आ रहा है, रांची, गुमला जिला ये सारी आ रही है। यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। आपको बता दे भाई कि झारखंड में 76% लोग ऐसे हैं जो गांव में निवास करते हैं, गांव में रहते हैं, और उसमें से 76% में आपका 66% लोग जो हैं कृषि पे आधारित हैं, कृषि करके ही अपने जीवन का निर्वाह करते हैं।
उच्च भूमि को टांड, यहाँ भी उच्च भूमि को टांड और निम्न भूमि को दोन कहा जाता है। छोटी छोटी पहाड़ियाँ को डोंगरी कहा जाता है। हमारे यहाँ रांची पठार में छोटी छोटी पहाड़ियाँ को डोंगरी कहा जाता है। ऊंचे क्षेत्र को यहाँ टांड कहा जाता है, निचले क्षेत्र को यहाँ दोन कहा जाता है। ठीक है, जैसा कि पाठ क्षेत्र में भी टांड दिखा, दोन दिखा। रांची पठार की आकार चौरस है। आप भी यहाँ देख पा रहे हो कि यहाँ की आकार जो है चौरस है। इसकी ट्रायंगल शेप की है, त्रिभुजाकार है। 12वीं का मैदान का तस्तरीनुमा है और रांची पठार का चौरस है। ठीक, जिसकी ऊंचाई 600 मीटर है। समुद्र तल से देखी जाए तो रांची पठार की ऊंचाई 600 मीटर है। यहाँ से कई नदियाँ निकलती है जो खाड़ी ढाल के कारण जलप्रपात का निर्माण करती है। जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ लिखवा दिए हैं कि स्वर्ण रेखा नदी जो रांची के नगरी प्रखंड से निकलती है, ये रांची के नगरी प्रखंड से निकलती है और ये ऊंचे क्षेत्रों से निकल रही है, जिसके कारण ये जलप्रपात का भी निर्माण करती है। और आपको पता है कि हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पे स्थित है। आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है और ये रांची से कितने किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, कितने किलोमीटर की दूरी पे स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है। चीज़ें को हम लोग दो चीज़ों को और लेके आते हैं। हजारीबाग पठार के बारे में आपको बताएंगे और राजमहल पहाड़ी के बारे में हम आपको बताएंगे। तब तक आप इस वीडियो पे बने रहें। एक आंकड़ा हम आपके सामने और प्रस्तुत करते हैं। उम्मीद है यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ आ रही होगी। दूसरा आंकड़ा एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा हम आप लोगों को मैप में जानकारी दे दें। ये सारे जो एरिया दिखाई दे रहे हैं, आप मैप में आप मार्कर पे ध्यान दीजिएगा। ये जो आपके सारे के सारे एरिया दिख रहे हैं वो उत्तर कोयल बेसिन क्षेत्र के एरिया है। ये उत्तर कोयल बेसिन क्षेत्र के अंतर्गत आपका गढ़वा जिला, पलामू जिला भी आता है। पूरा नहीं कह सकते हैं कि पलामू जिला उत्तर कोयल बेसिन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कुछ पलामू का एरिया, पलामू का दक्षिणी भाग फाट क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ये सारे के सारे जो उत्तर कोयल बेसिन क्षेत्र हैं, ये एरिया ये पूरा उत्तर कोयल बेसिन क्षेत्र है। देखिए, ये जो पूरा का पूरा जो एरिया दिखाई दे रहा है, ये एरिया हजारीबाग पठार का एरिया है। लेकिन दामोदर घाटी बनने के बाद दामोदर घाटी इस हजारीबाग पठार को दो भागों में विभक्त कर दी, दो भागों में बांट दी, जिसका एक पठार का नाम पड़ा निचला हजारीबाग पठार और एक का पड़ा ऊपरी हजारीबाग पठार। ऊपरी हजारीबाग पठार आपका ये है और निचली हजारीबाग पठार आपका ये है। इसी निचली हजारीबाग पठार में ही आपका पारसनाथ पहाड़ स्थित है। अगर जिला पूछे तो गिरिडीह जिला में स्थित है और गिरिडीह जिला निचला हजारीबाग पठार के अंतर्गत आता है। राजमहल की जो पहाड़ियां हैं जहां लावा का उद्गार हुआ था, लावा उद्गार होने के कारण यहाँ की भूमि की ऊंचाई बढ़ गई है और राजमहल की पहाड़ी की जो ऊंचाई है वो 150 मीटर से 300 मीटर के बीच की है। ये आपका गंगा मैदान है। गंगा मैदान देखिए, इधर से आपकी गंगा नदी आती है और ये इधर से प्रवाहित होती है। कुछ अपने साथ मिट्टी वगैरह लेते आती है, अपने अवसाद को यहाँ छोड़ देती है, क्योंकि यहाँ ये टर्न है और टर्न होने के कारण यहाँ अपने द्वारा लाए गए कुछ अवसाद यहाँ जमा हो जाते हैं। तो यहाँ अवसाद जमा होने के बाद यहाँ एक मैदान का निर्माण होता है जिसे हम लोग गंगा मैदान के नाम से जानते हैं। पांच क्षेत्र के बारे में आपको हम बता दिए। दामोदर बेसिन क्षेत्र, देखिए ये पूरा का पूरा आपका जो एरिया दिखाई दे रहा है दामोदर बेसिन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ये रांची पठार, जितने भी जिले आते हैं रांची पठार के अंतर्गत आते हैं। सिमडेगा का पठार, यहीं सिमडेगा भी स्थित है और ये सिमडेगा का पठार है। चाईबासा का मैदान नाम सुने होंगे जिसकी ऊंचाई 500 फीट है और ये चाईबासा का मैदान पोरहाट से घिरा हुआ है, दालमा श्रेणी से घिरा हुआ है और ढालभूम मैदान से घिरा हुआ है। ढालभूम का मैदान ये है, पोरहाट का ये है और आपका दालमा श्रेणी यही है। पोरहाट दालमा श्रेणी यही है। ठीक है, कोल्हान पहाड़ी आपका ये है। तो आप मैप में चीज़ों को समझ लीजिएगा। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आएगी। आप चीज़ों को अगर आप मैप की जानकारी रखते हो या आप मैप में आपको याद होगा कि कौन सी जिला कहाँ स्थित है, तो ये सारी जानकारी आपको याद रखना कठिन नहीं होगी। देखिए, हम लोग दो के बारे में पढ़ चुके थे, रांची पठार के बारे में। आज हम लोग हजारीबाग पठार के इस आंकड़ा में बारे में पढ़ेंगे। हजारीबाग पठार के दो
हजारीबाग पठार पहले एक था, लेकिन दामोदर घाटी का निर्माण होने के बाद यह हजारीबाग पठार दो भागों में बट गया है। एक ऊपरी हजारीबाग पठार, एक निचली हजारीबाग पठार। तो हम लोग पढ़ते हैं पहले ऊपरी हजारीबाग पठार के बारे में। देखिए, ऊपरी हजारीबाग पठार रांची पठार से लगभग समानांतर इसलिए कह सकते हैं क्योंकि रांची पठार और ऊपरी हजारीबाग पठार की ऊंचाई सेम है। 600 मीटर इसका भी है और 600 मीटर उसका भी है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि समानांतर, लगभग समानांतर। किंतु छोटे क्षेत्र में हजारीबाग में फैले पठार को ऊपरी हजारीबाग पठार कहते हैं। ये हजारीबाग में छोटे क्षेत्र में ये ऊपरी हजारीबाग फैला हुआ है ना, तो यही बोल रहे हैं कि हजारीबाग में फैले पठार को ऊपरी हजारीबाग पठार कहते हैं। ये छोटे क्षेत्र में फैला हुआ है। पहले ऊपरी हजारीबाग पठार और निचली हजारीबाग पठार मिले हुए थे, लेकिन दामोदर घाटी कटाव के कारण अलग हुए। ठीक है, ये चीज़ें आपको बता दिए। दामोदर घाटी का निर्माण हुआ, उसके बाद ये हजारीबाग पठार दो भागों में विभक्त हो गई, दो भागों में बट गई। ऊपरी हजारीबाग पठार, निचली हजारीबाग पठार, जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं वो है ऊपरी हजारीबाग पठार। और ऊपरी हजारीबाग पठार की ऊंचाई देखा जाए तो 600 मीटर है। निचली हजारीबाग पठार के उत्तरी भाग को निचला हजारीबाग पठार कहते हैं। देखिए, ये पूरा का पूरा आपका हजारीबाग का पठार है, ये पूरा का पूरा हजारीबाग का पठार है। और ये हजारीबाग पठार के उत्तरी हिस्सा को हम लोग निचला हजारीबाग पठार कहते हैं। निचला हजारीबाग पठार का सबसे ऊंचा स्थल पारसनाथ पहाड़ है। ठीक है, पारसनाथ पहाड़ है, आपको हम पता है। और पारसनाथ पहाड़ के सबसे ऊंचे वाला चोटी को हम लोग समेद शिखर कहते हैं। और निचला हजारीबाग पठार की ऊंचाई 450 मीटर है। ठीक है, यही लिखे हैं कि निचला हजारीबाग पठार का सबसे ऊंचा स्थान पारसनाथ पहाड़ है। इसके उच्च चोटी को समेद शिखर कहते हैं। जो पारसनाथ पहाड़ के सबसे ऊंचा छोर है, जो ऊंचा चोटी है, सबसे ऊंचा चोटी, हम लोग कह सकते हैं इसका मैक्सिमम पॉइंट ना, उसको किस नाम से जाना जाता है, तो समेद शिखर के नाम से जाना जाता है। और पूरे देखा जाए कि निचला हजारीबाग पठार की ऊंचाई कितनी है, तो 450 मीटर है। राजमहल पहाड़ियां के बारे में देखेंगे। राजमहल पहाड़ियां में ही लावा का उद्गार हुआ था, जिसके कारण इसकी ऊंचाई बढ़ गई है। झारखंड का यह भाग मैदानी क्षेत्रों से बना है। ठीक है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। राजमहल उच्च पहाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं, मैदानी भागों से मिलकर बना है। इसका विस्तार देवघर, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, साहेबगंज का मध्यवर्ती और दक्षिण भाग में है। देखिए, राजमहल पहाड़ी का विस्तार कहाँ है, तो देवघर में है, दुमका में है, गोड्डा में है, पाकुड़ में, साहेबगंज का मध्यवर्ती और दक्षिण भाग में है। आपको पता है ना कि साहेबगंज आपका ये है, तो यहाँ है। इसकी ऊंचाई 150 मीटर से 300 मीटर है। देखिए, यहाँ पठार पाए जाते हैं, कुछ जो है पहाड़ियाँ पाए जाते हैं। नुकीले पहाड़ी को हम लोग टोंगरी के नाम से जानते हैं, और गुबंधनुमा हम लोग पहाड़ी को डोंगरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, राजमहल में पहाड़ी पाए जाते हैं, जो नुकीले पहाड़ी होते हैं उसे टोंगरी के नाम से जाना जाता है। गुबंधनुमा पहाड़ी को डोंगरी के नाम से जाना जाता है। देखिए, एक चीज़ छूट गया, इस क्षेत्र में राजमहल की पहाड़ियाँ स्थित है। ठीक है, जो कैमूर आपका बिहार में है, कैमूर तक फैला हुआ है। और जो ये पहाड़ी फैला हुआ है उसकी पूरी विस्तार देखा जाए तो 200 वर्ग किलोमीटर पे राजमहल पहाड़ियाँ स्थित है। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आई होगी। अगर फिर भी किसी तरह के डॉट या किसी तरह की परेशानी आपके मन में आ जाती है, या कोई भी वर्ड आपको समझने में प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में बेहिचक कमेंट कीजिएगा। आप अगर नोट्स बनाना चाहें तो पॉइंट टू पॉइंट हम इस चीज़ों को लिखवा दे रहे हैं, ताकि आप इससे आसानी से नोट्स बना सकते हैं। और चीज़ों को आप काफ़ी लंबे समय तक याद रखने की कोशिश कीजिएगा। और अगर याद ना रहे तो आपके सामने अगर नोट्स रहेगा तो नोट्स के माध्यम से आप चीज़ों को फिर से याद कर सकते हैं। उम्मीद है चीज़ें आपको समझ आएगी। चलिए, अब अगले वीडियो में हम लोग जलप्रपात से रिलेटेड जानकारी प्राप्त करेंगे।